इज़राइल पर हमास के टेररिज्म के बाद पूरी दुनिया की हमदर्दियां इज़राइल के साथ जुड़ गईं। यहाँ तक कि खुद इज़राइल के अंदर जो पॉलिटिकल डिवीज़न हुई थी वो भी हमास की बर्बरियत के सामने ख़त्म हो गई और इज़राइल की राइट, लेफ्ट, सेंटर की सभी कुव्वतों ने इज़राइल पर होने वाले इस सेवेजरी और टेररिज्म को चैलेंज किया। यही मामला एक्सटर्नल दुनिया का भी रहा। एक्सटर्नल दुनिया जहां इज़राइल पर तनकीद करती रहती थी कि इज़राइल ने मुहासरा कर रखा है, सीज है गज़ा के इर्द गिर्द, लेकिन इस हमले को देखने के बाद पूरी दुनिया की हमदर्दियां इज़राइल के साथ जुड़ गई। लेकिन ये हमदर्दियां जैसे ही इज़राइल ने गज़ा पर अटैक शुरू किया कम होना शुरू हो गई और इज़राइल के ख़िलाफ़ फिर से बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। लेफ्ट और इस्लामिस्ट की कुव्वतें अरसा दराज से इज़राइल को गज़ा और वेस्ट बैंक में अपार्थेड स्टेट कायम करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो इल्ज़ाम फिर से सामने आना शुरू हो गया जब हमास ने अपनी बर्बरियत और टेररिज्म की इंतहा लास्ट सैटरडे को की। तो उसके बाद पूरी दुनिया ने गैर मशरूत तौर पर, चाहे दुनिया की लेफ्ट की हुकूमतें हों, राइट की हों, सेंटर की हों, उन सब हुकूमतों ने इज़राइल को गैर मशरूत तौर पर अपनी हमायत का ऐलान किया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो हमायत धीरे धीरे कम हो रही है। बहुत कम तो अभी वेस्टर्न नेशंस की तरफ से नहीं हुई, लेकिन अरब मुल्कों की तरफ से शदीद रिएक्शन सामने आना शुरू हुआ, जो नेचुरल है क्योंकि इज़राइल का जो अटैक है गज़ा पे वो उसी तरह जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंट है, जिस तरह अनप्रेसिडेंट लेवल पे हमास ने अपनी टेररिज्म, बर्बरियत, सैवेजरी का मुजाहरा किया है। क्योंकि हमास की टेररिज्म और सैवेजरी के बाद बहुत सारे इफ्स एंड बट्स खत्म हो गए थे, लेकिन वो इफ्स एंड बट्स वापस आ गए हैं। बहुत सारे जो लेफ्ट के मुबस्सिरीन हैं, कमेंटेटर हैं, वो अब नेतन्याहू की सरकार को पार्टली और बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं, या फिर उनका ये कहना है कि जो कोट अनकोट उनके मुताबिक अपार्थेड इज़राइल ने कायम किया हुआ था, वो उनका ये कहना है कि उसकी वजह से हमास ने इतना वहशियाना दरिंदगी वाला अमल किया, वो अब उसको भी जस्टिफाई करना शुरू हो चुके हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में जब ये हमास का हमला हुआ था ये कहा था कि आने वाले दिनों में ये लेफ्ट की कुव्वतें इफ्स एंड बट्स कहना शुरू हो जाएंगी हमास के हमले को जस्टिफाई करने के लिए। ना सिर्फ इफ्स एंड बट्स कहना शुरू हो जाएंगी बल्कि इफ्स एंड बट्स से आगे बढ़कर वो उसको क्लियरली जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे और वही अब अमल शुरू हो चुका है। खुद इज़राइल के अंदर बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं। इज़राइल के अंदर पहले तो राइट, लेफ्ट, सेंटर की सभी कुव्वतों ने हमास की शदीद मजम्मत की। मजम्मत इज़राइल के अंदर अभी भी सारी कुव्वतें कर रही हैं, लेकिन वो सारे का सारा पॉलिटिकल मलबा नेतन्याहू की सरकार पे डाल रहे हैं। जैसे नेतन्याहू की ये जो सरकार है इस सारे के सारे मैस की रिस्पॉन्सिबल हो, हालांकि ये सारे का सारा मैस माइंडसेट के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो लेफ्ट के मीडिया हैं, इस्लामिस्ट के मीडिया हैं, वो तो ये कह ही रहे हैं कि नेतन्याहू और यहूदियों का इज़राइल पर कब्जा जो है वो बुनियादी वजूहात हैं हमास के हमले की। यानी शर्मनाक बात है, कैसी जस्टिफिकेशन दी जा रही है। यानी ये वो मीडिया आउटलेट्स थे जो हमास के हमले के बाद
थोड़े मुतात हो गए थे, उनको शर्म आ रही थी कि हम कैसे हमास को जस्टिफाई करें। मगर जैसे ही इजराइल का खौफनाक ऑपरेशन शुरू हुआ, जैसा मैंने कहा, जैसा अनप्रेसिडेंट किस्म का हमास का बर्बरियत का मामला था, उसी तरह अनप्रेसिडेंट अटैक इसराइल का भी शुरू हुआ। इसराइल वाज़े तौर पर इस अटैक के फौरन बाद से ये कह रहा है कि हम हमास का सफाया कर देंगे। अब फिर वही बहसें छिड़ गई हैं लेफ्ट के मीडिया में भी और इस्लामिस्टों के हल्के में भी कि जी इजराइल का जो अमल है वो उसकी जो कब्ज़े फ़लस्तीन पर कब्ज़े की सूरत है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती और इजराइल की मज़म्मत होनी चाहिए। यहाँ तक हुआ कि हमारे कनाडा में इवन यूके ने और फ्रांस ने कहीं पर दबे लफ्ज़ों में, कहीं पर खुल के कहा कि हमास के हक में रैलीज नहीं निकलेंगी। मगर अब पेरिस में भी 20-20, 30-30 हज़ार लोगों की रैलीज निकल रही हैं। बगदाद में अगर 1 लाख लोगों की या 1 लाख से ज़्यादा लोगों की रैलीज निकल रही हैं, वो तो बात समझ में आती है। मगर अब पुलिस, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, इवन कनाडा हो, बिल्कुल बेबस है उन रैलीज को रोकने में, क्योंकि एक थर्ड एपरेंट किस्म का उसमें नैरेटिव ये आ रहा है कि जी ये रैलीज फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। हमास की बात कोई नहीं कर रहा इन रैलीज में। ये नहीं कोई कह रहे कि जो हमास ने किया है वो गलत है। अगर मैं ऐसे बैनर्स देखूं इन रैलीज में जो फ़लस्तीन के हक में है, जिनमें इक्वल नंबर पे ये बैनर भी हों कि हमास की जो बर्बरियत है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर बात मेरी समझ में आती है कि ये जो तीसरी ओपिनियन है ये मैटर करती है। लेकिन ये सारे का सारा जो माइंडसेट वो बैनुसतूर यानी इन बिटवीन द लाइन चल रहा है। इजराइल की मजम्मत हो रही है तमाम प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज में, हमास की मजम्मत नहीं हो रही। और फिर इन रैलीज के ऑर्गेनाइजर्स का ये कहना है हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इजराइल की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं हम उनकी शदीद मुखालफ करते हैं, और इसके साथ साथ हम मर्ग भर इजराइल, इजराइल डाउन डाउन इजराइल, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और लगा रहे हैं। यानी वो जो फिर थर्ड ओपिनियन वाली बात है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। फिर ये बात तय है कि इजराइल के मुखालिफ जो रैलीज निकल रही हैं उनमें चूंकि हमास की मुखालफत के बैनर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि ये रैलीज हमास की हमायत में है। और इजराइल के अंदर भी चूँकि पॉलिटिकल करेक्टनेस है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वहाँ के जो सबसे बड़े लेफ़्ट के पुराने अखबार, मीडिया आउटलेट हैज़रेट, जिसको बार बार कोट करते हैं लेफ्टिस्ट, ये कह के कि जी ये बड़ा ही पुराना, बड़ा ही उम्दा आउटलेट है और ये तो इजराइल का है, ये मजम्मत कर रहा है। भाई वो मजम्मत कर रहा है पॉलिटिकल राइवलरी या पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बेस पे नेतन्याहू की सरकार की। इवन उस मीडिया आउटलेट में भी हमास की मजम्मत की जा रही है, लेकिन चूंकि लेफ्टिस्ट हों, इस्लामिस्ट हों, उनको ये सूट करता है कि वो हैज़रेट को कोट करके अपनी बात को आगे फैलाएं। अच्छा, अब ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। अच्छा, कहीं कहीं लेफ्टिस्ट ये भी कह देते हैं कि इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ये बात तो आपने चलिए किसी हद तक मानी, मगर उसके बाद इफ्स एंड बट्स लगी हुई हैं। और फिर वो कहते हैं जी कि इंसाफ नहीं दिया इजराइल ने यासर अरफात को और दूसरी फ़लस्तीनी लीडरशिप को। बात यह है कि थिंग्स आर ऑन रैकेट। खुद यासर अरफात ने 2 बार रिफ्यूज किए हैं इजराइल और अमेरिका के प्रपोजल्स को।
जो पीस के लिए थी। और वो अगर यासिर अरफात एक्सेप्ट कर लेते तो आज गजा और वेस्ट बैंक से कहीं बहुत बड़ा इलाका फ़लस्तीनियों के पास होता और उनको आज़ादी मिल चुकी होती। फ़लस्तीनी भी रिलेटिवली बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते और इजराइल भी इस टेररिज्म से निजात हासिल कर चुका होता। यहाँ तक कि एक मुकाम आया था जब इजराइल ने इसी गजा की पट्टी को मिस्र के हवाले करने की ऑफर की थी और कहा था मिस्र से कि जनाब इजिप्शियंस, आप इस पट्टी को अपने अंदर शामिल कर लीजिए। लेकिन मिस्रियों ने गजा को अपने अंदर शामिल नहीं किया था, क्योंकि अगर गजा किसी भी अरब मुल्क में, मिस्र हो, जॉर्डन हो, किसी भी अरब मुल्क में शामिल हो जाती तो वो सरदर्दी उस देश की होनी थी जिसमें वो पट्टी शामिल होनी थी। लेकिन किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और हमास गजा की पट्टी पर अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गया। और हमास ज़ाहिरा ज़रीन और हमास एब्सोल्युटली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि अगर हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गजा की पट्टी को रूल कर रही है तो गजा की पट्टी के 2.2 मिलियन लोग बहरहाल उसके साथ हैं। ये एक रियलिटी है, हमें ये रियलिटी माननी होगी। मैं समझता हूं कि उन 2.2 मिलियन अनपढ़, इनोसेंट, फंसे हुए, पिसे हुए गजा के रहने वाले फ़लस्तीनियों के पास ना कोई उम्दा सोच है, ना कोई उनके पास ऐसी स्पेस है कि वो बेचारे अच्छी बातें सोच सके। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन ये बात भी तय है कि वो हमास के इसी माइंडसेट को बाय भी करते हैं। हमास ने वहाँ पर कोई 50-60 हज़ार के करीब अपनी मिलिशिया आर्मी बना रखी है और उनके सपोर्टर कोई बिला मुबालगा 2-3 लाख तो ओपन सपोर्टर हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 2.2 मिलियन की पॉपुलेशन में 2.5-3 लाख हमास की आर्मी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मौजूद है। किसी एक छोटे से देश की यानी 2.5 मिलियन या 2.3 मिलियन लोगों के देश में अगर 2.5-3 लाख की मिलिशिया हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कोई एक छोटी मिलिशिया तो नहीं है। उनके पास असला नहीं है, रिसोर्सेज निस्बतन कम है, असला है मगर निस्बतन कम है। तो इसलिए वो दुनिया में इतनी खौफनाक तबाही या इसराइल में तबाही नहीं कर रहे। अगर इतने कम रिसोर्सेज के साथ भी वो बर्बरियत का ये जो उन्होंने खेल रचाया है इसराइल में कर सकते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए अगर उनके पास रिसोर्सेज हों तो वो उस इलाके को जहन्नमज़ार बना दें। लेकिन फिर भी अब जो लेफ्ट की कुव्वतें हैं और जो इस्लामिस्ट हैं वो जवाज़ निकाल रहे हैं। जो मॉडरेट इस्लामिस्ट हैं वो अपना जवाज़ निकाल रहे हैं। वो कुछ मॉडरेट यहाँ तक कह रहे हैं कि इसराइल को भी अपने डिफेंड करने का राइट हासिल है, लेकिन इसराइल ने भी तो कब्ज़ा कर रखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ इन सब अक्ल के बादशाहों से कि आफ्टर ऑल क्या सलूशन है? क्या सलूशन है? गजा की पट्टी को कोई मुसलमान देश अपने कंट्रोल में लेना नहीं चाहता और जिनके कंट्रोल में है यानी हमास, उन्होंने जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया है, आइसिस स्टाइल की बर्बरियत जिस तरह की दिखाई है, उसके बाद कोई इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं। यानी दुख होता है कि कोई इफ्स एंड बट्स उसके बाद भी रह जाते हैं। लेकिन चूंकि दुनिया में हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, पूरी दुनिया की जो आबादियां हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो कनाडा हो, फ्रांस हो, यूके हो, दुनिया भर में फैली हुई हैं। और फिर उनके प्रेशर होते हैं, उनके वोट बैंक्स होते हैं और फिर उसके बाद मीडिया पे भी लेफ्टिस्टों का कंट्रोल है और इस्लामिस्ट भी उनके साथ आ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में चलिए इफ्स एंड बट्स भी अपने पास रख लीजिए, कोई भी सोच अपने पास रख लीजिए, कुछ सोल्यूशन तो दीजिए कि आफ्टर ऑल इस हमास के जिन से कैसे निपटा जाए, इसको बोतल में कैसे बंद किया जाए।
जिन्होंने गजा की पट्टी का सीवरेज सिस्टम तबाह करके अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई हुई हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल्स पे कब्जे किए हुए हैं, क्या इस सब अमल के साथ आज़ादी मिल जाएगी? ये जो आज़ादी के ख्वाहिश रखने वाले इस्लामिस्ट हैं और ये जो लेफ्टिस्ट के लोग हैं, इनसे सवाल है, मेरा बहुत ही हम्बल सवाल है कि क्या इस तरह आज़ादी मिल जाएगी इनको? या फिर ये कहते हैं कि इजराइल खुद ही इनको आज़ादी दे दे। भाई, इजराइल ने गजा को आज़ादी तो दी हुई है, लेकिन इनकी मुसलसल टेररिज्म की हरकतों की वजह से इतनी खौफनाक चेक पोस्ट भी है। फिर फलस्तीनियों की लीडरशिप इतनी करप्ट है, आप किसी भी अक्लमंद फलस्तीनी से पूछ लीजिए। यहां टोरंटो में, कनाडा में, मैं कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमान फलस्तीनियों को जानता हूं जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्ताना मरासम हैं। वो हमास को तो बुरा भला कहते ही कहते हैं, वो इवन PLO, इवन यासिर अरफात तक के पीछे जाते हैं कि ये कितने करप्ट और किस कदर ये घटिया लोग हैं, और ये कभी नहीं चाहते थे कि फलस्तीनियों को आज़ादी मिले। माजी में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली फलस्तीनी लीडरशिप को, अरब लीडरशिप को। अमेरिका कितनी बार बीच में बैठा और इनको जितनी जमीन इनके पास आ जाए, इससे कोई 5-6 गुना ज्यादा जमीन मिल रही थी और मसाइल हल होने थे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन और अपने मसाइल की वजह से इसी मसले को इसी तरह रहने पे कायल रहे, क्योंकि इनके मफादात इसी में थे। जहाद का कारोबार इनको सूट करता था, और इसी जहाद के चलते हुए कारोबार के दौरान, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब देशों से इनको मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स की अमदादें मिलती थी मुहाजिर कैंप्स और जहाद के अपने कारोबार के चक्कर में। लेकिन इन्होंने ऐसा ही होने दिया। अब मैं लेफ्टिस्टों से, इस्लामिस्टों से पूछता हूं कि क्यों अच्छी अच्छी प्रपोजल्स को इन्होंने, फलस्तीनी लीडरशिप ने कबूल नहीं किया था। अब वो कहते हैं कि नहीं, वो जो है बुनियादी तौर पर इजराइल का जो कब्जा था वही नहीं होना चाहिए था। भाई, अब हो गया। दुनिया में मुल्क इसी तरह बनते हैं। यूगोस्लाविया आपके सामने टूटा, यूक्रेन में, जॉर्जिया में नक्शे बदल गए। ये सब कुछ हुआ, अभी ये आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में आर्मीनिया का जो हशर हुआ, जिस तरह एक्सोडस हुआ, अभी ये 2 हफ्ते पहले की बात है। इस पे कोई लेफ्टिस्ट नहीं बोलता, कोई इस्लामिस्ट नहीं बोलते। मैं भी एक ज़माने में ज़ाती तौर पर लेफ्टी होता था 20-25 साल पहले, मगर ये जो लेफ्टिस्टों का मेंटल बैंक्रप्सी वाला मामला है, इसने मुझे राइटिस्ट तो नहीं बनाया, जो राइट विंगर होते हैं, इसने मुझे रैशनलिस्ट बना दिया। ये जो लेफ्टिस्ट इरैशनैलिटी की ग्राउंड्स पे बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं लेफ्टिस्टों, इस्लामिस्टों से पूछता हूं, चलिए बता दीजिए क्या सोल्यूशन है। इफ्स एंड बट्स के साथ भी अगर कोई सोल्यूशन है तो मुझे और मेरे व्यूअर्स को और दुनिया को बता दीजिए। इनके पास, मैं दावे से कहता हूं, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि इजरायली और यहूदी बहन भाई चाहते हैं कि ये मसला हल हो। वो नहीं चाहते 8-10 मिलियन हार्डली ज्यूज हैं उस रीजन में, हार्डली, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है। वो नहीं चाहते ना किसी को मारना ना मरना, मगर जब उन पर टेररिज्म इन्फ्लिक्ट होती है तो फिर ऑफ कोर्स वो 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि भाई ये हमास वाले जिस तरह उन्होंने लास्ट सैटरडे को किया, अगर इस लेवल पे जा सकते हैं, अगर इनको खुली छूट दे दी गई तो किसी लेवल पर भी चले जाएंगे। अब बहरहाल इजराइल ने जिस तरह 1 मिलियन से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी से निकल जाने का कहा है, उनकी मजबूरी है। वो अब साफ कह रहे हैं कि गज़ा की पट्टी के फ़लस्तीनी बेशक उनके मसाइल हैं, अक्ल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, वसाइल भी नहीं है, मगर ये हमास के सिंपथाइजर हैं। और फिर लोग सवाल उठाते हैं, यहां पर एक जायज़ सवाल उठाते हैं, क्या इन सबको मार दिया जाए? ऑफ कोर्स नहीं मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस माइंडसेट से तो जान छुड़ानी है ना। इजराइल ने अपना ऑपरेशन तो करना है,
वो जो सुरंगों के नीचे 50-60 हज़ार या 1 लाख ये जो हमास के दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनसे तो जान छुड़ानी है। और वो अब जान छुड़ाने के लिए उनके जो सिंपथाइजर हैं 1.5-2 मिलियन, या तो वो आ जाए ना, कहें कि जनाब इजराइल आप हम पे जुल्म बंद करो और हमास वालों जुल्म बंद करो। मगर मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आम आदमी बेचारा इस लेवल पे नहीं आ सकता, और फिर ना ही इस लेवल की उनकी सोच है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में हो गया क्या, इजराइल का ऑपरेशन शदीद होगा, और उस ऑपरेशन की शुरुआत तो हो चुकी है। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड इजराइल का साथ देगा, अगरचे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से जो लेफ्ट की कुव्वतें हैं, इस्लामिस्ट बड़ी तादाद में अब आन बसे हैं इन मुल्कों में, वो अपना शोर शराबा तो करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा में भी शोर उठेगा, और जाहिर है उनका यही काम है, उनको करना भी चाहिए अपना ये काम। लेकिन लगता ये है कि इजराइल इस बार अपना काम करेगा, मुकम्मल ऑपरेशन करेगा, गज़ा का जो नक्शा है बदल जाएगा। पहले भी फ़लस्तीनियों की जो ज़मीन की ऑप्शंस थी वो कम से कम होती अब वो छोटे टुकड़े वेस्ट बैंक और गज़ा की पट्टी रह गए थे, अब शायद ये और कम हो जाए। अरब मुल्क भी अब इस सारे भंबल भूसे में फंस गए हैं, उनकी भी समझ नहीं आ रही कि कैसे इसको हल करें। पब्लिक कंजम्पशन की खातिर, अपनी अरब दुनिया की हमदर्दियाँ लूज ना करने की खातिर वो साथ की बात करेंगे। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अरब मुल्कों की जो लीडरशिप हो, चाहे इजिप्ट हो, सऊदी अरब हो, जीसीसी के बाकी मुल्क, वो समझते हैं, वो परहैप्स उसी तरह इन हक़ाइक़ को समझते हैं जिस तरह हक़ाइक़ को मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन उनकी पब्लिक कंजम्पशन डिफरेंट है हम कमेंटेटर्स की निस्बत से। हम कमेंटेटर्स तो कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं जिनके बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वो वक्त है जो लीडरशिप का वक्त है। अरब मुल्कों को भी अब थोड़ी सी हिम्मत करना होगी, पब्लिक कंजम्पशन से हट के लीडरशिप दिखाना होगी। इजराइल को भी ये सारे का सारा जो ऑपरेशन है बहुत एहतियात से करना होगा। इस्लामिस्टों से तो मुझे कम ही रैशनैलिटी की उम्मीद है, अलबत्ता जो लेफ्टिस्ट हैं, जो मगरबी मुल्कों के ख़ासतौर पर लेफ्टिस्ट हैं, थोड़े से रैशनल हो जाएं, चूँकि चीज़ों को अक्ल से भी समझना ज़रूरी है। आखिर में मैं आज के व्लॉग में एक नुक्ता और भी आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिस्ट और लेफ्ट ये कह रहे हैं हमास को जस्टिफाई या हमास जैसी कुव्वतों को जस्टिफाई करते हुए कि ये जो वीक होते हैं अल्टीमेटली टेररिज्म ही उनका हथियार रह जाता है। इंडिया के कश्मीरी हिंदुओं को जो बेचारे बहुत ही वीक थे, बहुत थोड़ी तादाद में थे, जिस तरह उनको निकाला गया, तो उसके बाद क्या उन हिंदुओं ने किसी किस्म का कोई टेररिज्म का एक्ट किया था? कोई बम फाड़े थे? या इजराइली जो इनके साथ अभी जुल्म हुआ है और कई बार इनके साथ जुल्म हो चुका हुआ है, ये कभी जाके बम फाड़ते हैं, मतलब अपने आप को टेररिज्म के लिए एक्सपोज करते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो फिर ये माइंडसेट क्यों है? ये सिर्फ वीक दुनिया में मुसलमान ही होते हैं? अभी आर्मीनिया के 1.25 लाख लोगों को नगार्नो काराबाख से निकाला गया, एक्सोडस हुआ, किसी आर्मीनियन ने किसी चेक पोस्ट पे जाके बम फाड़ा, अपने आप को ब्लो अप किया? नहीं किया। तो फिर ये माइंडसेट क्या है? ये कौन सा माइंडसेट है और किसके पास है कि जो अपने आप को ब्लो करते हैं, फाड़ते हैं? दुनिया में हजारों मिसालें पड़ी हुई हैं। किसी ने, वो श्रीलंकन की कुछ ऐसी हुई थी, चंद एक दास्तानें या वाकयात, इसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि आर्मीनियन हो या यूक्रेनियन हो या ये बॉस्निया में हुआ था इतना कुछ, सर्बिया में हुआ, क्रोएशिया में हुआ, इतने नक्शे दुनिया में चेंज हुए। ये टेररिज्म फिर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट वीक लोगों का ही हथियार है, और तो किसी गरीब ने इस हथियार को नहीं बरता।
और तो किसी वीकनेस हथियार को नहीं बरता। इस बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पे मैं बहुत सारे व्लॉग्स सामने लेकर आऊँगा। शायद जो लोग अपनी सोचों को, अपने दिमागों को बंद करके बैठे हुए हैं, शायद थोड़ा डिफरेंट सोचना शुरू कर दें। आज का व्लॉग मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टेक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हम आपको एक रैशनल ओपिनियन दे सकें, देते रहें। और टेक टीवी के ऐप्स रॉको, एप्पल, अमेज़ॉन, एंड्रॉयड पर डाउनलोड कीजिए सो दैट यू कैन वॉच अस 24/7। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.